हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय। आप सभी का दीपक ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने समझ लिया था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने समझ लिया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। ये हमको पता चल गया था कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो अलग अलग एलिमेंट पार्टिकल्स होते हैं। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के ये अलग अलग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, होते हैं ये, ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल फेल कर गई थी। उन्होंने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो इंडिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है। तो ये बात उनकी गलत हो गई थी। लेकिन यहाँ एक नई बात और पता चली। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे चैडविक ने हमको एक नई बात और बताई और ये बताया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो पार्टिकल हैं ये तो है ही हैं, इनके अलावा एक तीसरा पार्टिकल और होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, वो भी पार्टिकल इसके अंदर मिलता है। अब ये बात उन्होंने कैसे कही, ये क्या सोचा उन्होंने जिससे इन्होंने ये बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है किसके अंदर, एटम के अंदर। अभी तक हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि भाई पार्टिकल हैं, ये नहीं पता अभी तक चल पाया है कि एटम के अंदर ये पार्टिकल कहाँ पर है। अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम इस चीज़ को कि भाई इनका अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है एटम के अंदर, प्रोटॉन कहाँ पर है। अब न्यूट्रॉन की बात भी आ गई। हमारे साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, एक पार्टिकल और होता है तीसरा, उसको न्यूट्रॉन कह देते हैं। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा यूनिट में कितना होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। अगर हम एटॉमिक मास, अगर कार्बन के एटॉमिक मास की हम बात करें तो हमारा कितना होता है, 12 यूनिट होता है। समझिए, यहाँ पर देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास ये होता है हमारा 12 यूनिट। एटॉमिक मास हमारा होता है 12 यूनिट कार्बन का। लेकिन अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, 6 हमारे क्या हैं, प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है 6 प्रोटॉन है कार्बन के हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कार्बन का मास हमारा कितना होता है, एटॉमिक मास 12 यूनिट होता है। अब समझिए, एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 6 होता है कार्बन का। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब क्या है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है तो सेल के अंदर 6 ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात आपकी समझ में आई होगी। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है तो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाली बात आई। अब समझिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना बता रहा है, एटॉमिक मास बता रहा है 12। अब किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसके अंदर प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उनके टोटल मास के बराबर होगा। डेफिनेटली ऐसा ही तो होगा भाई। किसी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है और टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो टोटल मास होगा उस टोटल मास के बराबर उस एटम का मास होता है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 यूनिट है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना, 6 है। तो आप देखेंगे 6 तो हमारे क्या हो गए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन है उनका टोटल मास और प्लस ये 6 प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये बात आपको पता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, 6 प्रोटॉन के मास के और 6 इलेक्ट्रॉन के मास, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के टोटल मास के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है किसी भी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मास होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। किसी भी एटम का जो मास निकाला जाता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन के मास बहुत कम होता है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हम मास किससे निकालते हैं, प्रोटॉन के मास से निकालते हैं। किसी भी एटम का जो मास निकाला जाता है, ठीक है ना, यूनिट एटॉमिक मास जो निकाला जाता है वो प्रोटॉन के मास से निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, उनका जो टोटल मास होता है उससे हम उस एटम के मास को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है।
अब यहाँ आप देखिए, इस जगह अगर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या बता रहा है, वो कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिख रहा है, 12 यूनिट। भाई एक्सपेरिमेंट किए गए, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, और एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 6 यूनिट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को तो हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर कार्बन के एटम का जो मास है वो हमारा कितना होना चाहिए, 6 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन को तो हमने निगलेक्ट ही कर दिया, क्योंकि उनका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। फिर ये 12 यूनिट मास क्यों आ रहा है, ये बात इनके दिमाग में एकदम क्लिक कर गई। किसके दिमाग में क्लिक करी बेटा, चैडविक के दिमाग में। चैडविक ने सोचा कि भैया कार्बन एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का जो टोटल मास होगा वो 6 यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंटली कार्बन का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 12 यूनिट। तो ये 6 यूनिट का जो अंतर आ रहा है, 6 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। होना कितना चाहिए, 6 यूनिट होना, 6 यूनिट होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 12 यूनिट। तो ये 6 यूनिट जो ज़्यादा मास आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को तो हमने निकाल ही दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है। तो ये 6 यूनिट जो मास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप का पार्टिकल और भी है। अब वो पार्टिकल है, ये तो पक्का चल गया, यानी चैडविक को ये बात पक्का चल गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ तीसरी टाइप का भी हमारा पार्टिकल है जो एटम के अंदर, उस पार्टिकल की वजह से ही ये जो 6 यूनिट मास एक्स्ट्रा आ रहा है वो उस पार्टिकल की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि इस जो हमारा तीसरे तरीके का जो पार्टिकल है, इस पर चार्ज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये तीसरी टाइप का जो हमारा पार्टिकल है, इस पर कौन सा चार्ज होगा। तो बेटा उन्होंने देखा कि देखिए समझिए, एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बन कोई भी एटम है न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डेफिनेटली अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने एक दूसरे को डिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा मास ज़्यादा आ रहा है। अब जो पार्टिकल है, सपोज हमारे जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है, 6 यूनिट जो मास आ रहा है, ठीक है ना, अगर उस पार्टिकल में सपोज क्या होता, निगेटिव चार्ज होता, तो फिर इस पूरे एटम के ऊपर क्या आ जाता, निगेटिव चार्ज। लेकिन नहीं है, एटम के ऊपर क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। अगर सपोज जो एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से जो 6 यूनिट एक्स्ट्रा मास आ रहा है, ठीक है ना, 6 यूनिट जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है, अगर उस पर हमारा मास क्या होता, पॉजिटिव, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तीसरी कैटेगरी का तीसरे टाइप का जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ऐसा सोचा गया, हाइपोथेटिकल सोचा गया। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, एक कल्पना की गई। उसने कहा कि जो तीसरी तरीके का पार्टिकल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, ये जो एक्स्ट्रा 6 यूनिट जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो थर्ड टाइप का जो पार्टिकल है वो रेस्पॉन्सिबल है, और उस पार्टिकल पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा, ठीक है ना। इससे ये अंदाजा लगाया गया। लेकिन समझिए, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात हो गई कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक तीसरे तरीके का पार्टिकल और होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है ना। ये बात तो हाइपोथेटिकल, मतलब एक सिर्फ कल्पना की गई मात्र, ठीक है ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। और इसके बारे में किसने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया। लेकिन समझने की बात है यहाँ पर, देखिए गोल्डस्टीन ने ये चीज़ तो बताई थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और किया गोल्डस्टीन ने। उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं, इनको न्यूट्रॉन कह देते हैं। उनकी बात भी पक्की हो गई उनके एक एक्सपेरिमेंट के बाद। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उसको समझते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी, ठीक है ना, जिनको समझने के बाद ही हम गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट को समझ पाएंगे। अब देखिए समझिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। हमें गोल्डस्टीन ने बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा तीसरे तरीके का पार्टिकल और होता है। कैसे बता दिया, ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया। अब उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उस एक्सपेरिमेंट से पक्का हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा थर्ड टाइप का पार्टिकल होता है, उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के बाद। अब मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी होंगी, जिन बातों को समझने के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो वो बातें क्या हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस समझेंगे। यहाँ से मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस।
रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं समझेंगे जरा एक मिनट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको समझने की यहाँ पर आपको क्या करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं। जैसे कोई आपने सब्सटेंस लिया, कोई आपने पदार्थ लिया और उसको आपने कहीं रख दिया, अब आपने उसका कुछ वेट किया, ठीक है ना, उस आपने सब्सटेंस को देखा और आपने कुछ, जैसे ये हमारा इस तरीके का कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, और उस सब्सटेंस को आपने लिया, उसका वेट कर लिया और वेट करके उसको आपने नोट कर लिया कहीं भी, और उसको रखने के बाद आप चले गए। आप 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं और फिर दोबारा उसका वेट करते हैं और आप देखते हैं कि उसका वेट क्या रह गया, आधा वेट रह गया। वेट उसका क्या हो गया, उसका वेट जो है वो अपने आप आधा हो गया 1 साल बाद, और जबकि उसको हमने एक कमरे में बंद कर दिया था, एक हमने ड्रॉ में उसको रख दिया था, ठीक है ना, एक कमरे के अंदर हमने उसको बंद कर दिया। हम ड्रॉ नहीं बोलेंगे, हम कमरा बोलेंगे, रूम बोलेंगे। रूम के अंदर हमने उसको बंद कर दिया था या किसी जगह हमने छोड़ दिया था जहाँ किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वहाँ कोई गया नहीं, तो ये अपने आप उसका मास कैसे कम हो गया, उसका वेट कैसे कम हो गया, ये बात क्या है यहाँ पर समझिए। देखिए, कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पता चला कि उनका अभी हम वेट करके रख देते हैं और 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी हम आते हैं दोबारा उसका वेट करते हैं, उसके वेट में हमको डिफरेंस दिखाई देता है। जो पहले वेट था वो अब वेट नहीं रहा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज का मतलब कि अपने आप खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना, अपने अंदर से चीज़ों को निकालता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहते थे डिकम्पोज। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच डिकम्पोजेस इटसेल्फ नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं टाइम के साथ, उसको कह देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस समझिए, सब्सटेंसेस विच डिकम्पोज टू गिव आउट। सब्सटेंस जो डिकम्पोज होते हैं और हमको क्या देते हैं, देखिए कुछ सब्सटेंस है, जैसे हमारा ये सब्सटेंस हो गया और धीमे धीमे डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज हो रहा है तो इसमें से कोई चीज़ निकल रही है ना, ठीक है ना, टू गिव, तो ये क्या देंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और यहां पर आ जाएगा गामा रेडिएशन और रेस। इसको समझिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप डिकम्पोज होता है टू गिव अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फा रेडिएशंस। ये अपने आप डिकम्पोज होता है और ये चीजें हमको यहां से इसमें से निकलती रहती हैं। अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलते हैं, बीटा पार्टिकल इसमें से निकलते हैं और गामा रेडिएशन इसमें से निकलती रहते हैं, ठीक है ना। अब समझिए यहां पर देखिए, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, रेडिएशन में कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल यानी कि पार्टिकल की बात हो रही है साफ साफ, बीटा पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, अल्फा रेडिएशन पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, जस्ट रेडिएशन है ये, ठीक है ना। रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली अगर रेडिएशन की हम कहीं भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेव लेंथ को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर वेव लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए जरा मेरी बात को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड स्टेन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से पहले हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम यहाँ पर समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए समझिए, रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, देखिए, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोजेज इटसेल्फ, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने आप डिकम्पोज होता चला जाता है, उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं। अ प्रोसेस और फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोजेज इटसेल्फ टू गिव आउट अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल के निकलने की रेट ज़्यादा है, बीटा पार्टिकल के निकलने की रेट ज़्यादा है, गामा रेडिएशन की निकलने की रेट ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंसेस है। बात क्लियर। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी डिस्कवरी किसने की, हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी की हेनरी बेक्वेरेल ने, हेनरी बेक्वेरेल एक साइंटिस्ट थे, नाम याद रखना। इन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, और 1896 में इसकी क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी 1896 में। देखिए समझिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया हेनरी बेक्वेरेल ने। हेनरी बेक्वेरेल ने बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें कुछ ऐसी घटना होती है, उनमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है ना। और इनके निकलने का रेट जितना ज़्यादा होगा, इनके निकलने की दर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। आप देखेंगे रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, हेनरी बेक्वेरेल ने। याद रखना, आप लोग यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं थोड़ा कंपटीशन का भी लेके चल रहा हूँ, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, केवीएस वगैरह और अपने एनडीए वगैरह इस तरीके के कुछ एग्जाम रहते हैं, ठीक है ना, वन डे एग्जाम होते हैं, उनकी भी तैयारी इससे आपकी हो जाएगी। और प्लस क्या, आपके स्कूल के जो स्कूल के अंदर जो पेपर होंगे उसकी भी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, हेनरी बेक्वेरेल ने की, और 1896 में की, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे पोलोनियम और रेडियम। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल है, समझेंगे यहाँ से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, पोलोनियम एंड रेडियम। पोलोनियम एंड रेडियम, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। पोलोनियम एंड रेडियम ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, पोलोनियम और रेडियम, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की, पियरे और किसने बेटा, मैरी क्यूरी ने। पियरे और मैरी क्यूरी ने, ये दोनों हमारे कौन थे, शिष्य और स्टूडेंट और टीचर थे, ठीक है ना। पियरे और मैरी क्यूरी जो थे वो कौन से, टीचर और स्टूडेंट थे, ठीक है ना। यहां पर आप समझेंगे यहां से, तो बेटा ध्यान देंगे यहां से, पियरे और मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी। स्पेलिंग इनका नाम है तो कुछ आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना, वो आप लोग देख लेना अपना, ठीक है ना। तो ये पियरे इनका स्टूडेंट हुआ करते थे, और मैरी क्यूरी, इनको मैडम क्यूरी बोलते थे, मैडम क्यूरी नहीं बोलते इनको, मैरी क्यूरी। पियरे और मैरी क्यूरी इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी, किसकी बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, ठीक है ना। ये दोनों हमारे थे, पियरे अलग थे और मैरी क्यूरी अलग थी। मैरी क्यूरी टीचर थी और पियरे इनके कौन थे, साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है। और डिस्कवरी इन्होंने कब की थी, 1898 में। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी बेटा 1898 में। सुनिए, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, हेनरी बेक्वेरेल ने, और कब की, 1896 में। और इसके 2 वर्ष बाद ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की भी डिस्कवरी हो गई, और वो रेडियो इन्होंने पता कर लिया, मैरी क्यूरी ने और पियरे ने, दोनों ने मिलकर पता कर लिया कि हाँ भाई, इस प्रकार के कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप डिकम्पोज होती रहती हैं। और उन्होंने बता दिया कि एक तो पोलोनियम है और क्या है, रेडियम है। अब तो और भी पता चल गए हैं यहाँ से कई सारे, लेकिन इनकी जो डिस्कवरी सबसे पहले की थी इन्होंने की थी यहाँ से, ठीक है ना। अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछता है कि पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी किसने की, पियरे विद द हेल्प ऑफ मैरी क्यूरी, या मैरी क्यूरी विद द हेल्प ऑफ पियरे, इन दोनों ने यहाँ पर डिस्कवरी की थी। तो इतना बात समझ गए। हमने क्या समझा बेटा, यहाँ पर हमने समझा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी किसने की, ये मैंने बता दिया। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, हेनरी बेक्वेरेल ने की। ये बात आपको यहाँ पर पता चल गई। अब बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, हम एक चीज़ को समझें। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और अपने अंदर से किसको निकालते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल और यहां पर क्या है, गामा रेडिएशन। इनको अपने अंदर से क्या करते हैं,
इनका एमिशन करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ हमें समझने वाली बात ये है कि भैया अल्फा पार्टिकल क्या होता है एग्जैक्टली, बीटा पार्टिकल क्या होता है, और ये गामा रेडिएशन, सॉरी गामा रेडिएशन और रेज, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे यहाँ से। यानी कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो इन चीज़ों का क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गामा रेडिएशन, ठीक है ना, गामा रेडिएशन की बात होती है। हम इनको धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं, ये होते क्या हैं और क्या क्या इनके क्या काम है, इनसे क्या नुकसान होता है, ठीक है ना, इनको समझेंगे यहाँ से। देखिए बेटा ध्यान देंगे, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल और हमारा क्या है, गामा रेडिएशन, इनको हम यहाँ पर समझेंगे यहाँ से। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अल्फा पार्टिकल दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें हमारे टू क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स प्लस टू हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स। उस समय हमें ये सब जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चली। लेकिन अब ये दिमाग मत चलना कि सर जब हमें एटम के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं था, जब अभी तक हमें तो न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ पता नहीं था, तो ये कैसे पता चल गया। अभी इन चीज़ों को आप भूल जाइए, ठीक है ना। अच्छा, बीटा पार्टिकल में क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन निकलता है। अभी मैं क्लियर करता हूँ कैसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, और एक होता है हमारा यहाँ से पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है हमारे यहाँ से एंड पॉजिट्रॉन, समझेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, ठीक है ना। बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन ये होते हैं हमारे यहाँ से। जैसे जब कोई हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उसके न्यूक्लियस से ये निकलते हैं। हमेशा याद रखिए आप, ये जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। तो समझिए यहाँ से, न्यूक्लियस में से क्या निकल रहा है, टू प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है, अल्फा पार्टिकल एक ग्रुप है, किसका, अ ग्रुप ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। और ये एक दूसरे से क्या स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, स्ट्रांगली क्या है, बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे को बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स नोन एज अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि टोटल मिला के चार पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल में से, बीटा पार्टिकल कहाँ से निकलते हैं, बीटा पार्टिकल भी किसी एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं, ठीक है ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ। और वो क्या निकलता है वहाँ पर, तो बीटा पार्टिकल किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या तो, ठीक है ना। सॉरी, अब एक बात समझिए यहाँ पर, अब ये इलेक्ट्रॉन तो हमारा न्यूक्लियस में से निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमारा सेल में से निकलेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ पर सेल में से। और ये हमारा एक और निकलता है, ये क्या बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, जस्ट अपोजिट होता है। अब यहाँ पर समझना कैसे, आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही होगी कि सर अपोजिट कैसे होता है। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और ये जस्ट अपोजिट होता है, मैं ऐसा करके समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है सेल्स के अंदर, और पॉजिट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब जरा सिमिलरिटी देखिए इसकी पॉजिट्रॉन की जरा। पॉजिट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन पर हमारा कितना मास होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन के ऊपर भी हमारा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए यहाँ पर, इसके पॉजिट्रॉन के बारे में एक बात और समझेंगे। इसका जो मास होता है, पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और बेटा मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। पॉजिट्रॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है और पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। इतनी बातें आप याद रखें। अपोजिट क्या होता है, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस में से निकल के आता है और इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के बाहर सेल्स में से निकलता है। या तो हमारा क्या है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अपने आप निकल रहे हैं तो समझ जाइए वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है और पॉजिट्रॉन निकल रहा है
तब मतलब दोनों ही कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, और पॉजिट्रॉन निकल रहा है तब भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या हमारा क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा। बात क्लियर, या तो पॉजिट्रॉन निकलेगा या क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दोनों पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान समझिए, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब फोटोन, एक हम पार्टिकल के बारे में और बात करते हैं, वो पार्टिकल हमारा क्या होता है, फोटोन होता है। फोटोन, एक पार्टिकल होता है फोटोन। देखिए समझिए मेरी बात को, प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, सेल्स के अंदर होता है। पॉजिट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, फोटोन ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन होता है और फोटोन होता है। अब ये फोटोन कैसे बनता है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये फोटोन कैसे बनता है, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, समझिए यहाँ से, फोटोन जो है ना, फोटोन हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन जब हमारा कोलाइड करता है किसके साथ, पॉजिट्रॉन के साथ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब हमारा क्या करता है, कोलिजन करता है, जब टकराता है किसके साथ टकराता है, पॉजिट्रॉन के साथ। जब बेटा इलेक्ट्रॉन की टक्कर, जब इलेक्ट्रॉन की टक्कर किसके साथ होती है, पॉजिट्रॉन के साथ होती है, पॉजिट्रॉन के साथ होती है। जब इलेक्ट्रॉन की टक्कर पॉजिट्रॉन के साथ हो जाती है तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, फोटोन बन जाता है। और ये टक्कर जब होगी तो वो लो एनर्जी पर होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए, लो एनर्जी। ये टक्करें हमारी लो एनर्जी पर होनी चाहिए, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से टकराएगा, ठीक है ना, और लो एनर्जी पर, दोनों की एनर्जी क्या हो, कम हो। एनर्जी कम हो का मतलब क्या है, दोनों कम वेलोसिटी हो, दोनों की स्पीड क्या हो, दोनों की कम हो। लो एनर्जी पर जब ये आपस में टकराते हैं तो दोनों की टक्कर से एक नया पार्टिकल बन जाता है, उसको क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं, उसको क्या कह देते हैं, फोटोन। तो बेटा ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर फोटोन आपने अभी ये भी बताया कि फोटोन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सपोज दूसरा कोई एटम आया और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में जाकर उसने टक्कर मारी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे एटम के न्यूक्लियस में जाकर उसने टक्कर मारी, और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर जैसे वो टक्कर मारेगा, अब समझिए बात को जरा, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस से पहले उसको क्या मिलेंगी, कुछ सेल्स मिलेंगी, तो सेल्स में टक्कर मारेगा, ठीक है ना। आप ऐसे करके समझ के चलिए आप लोग, जैसे किसी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकला और वो सीधे जाके हिट करता है दूसरे एटम के न्यूक्लियस को हिट करता है, और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन है, और सीधा उस न्यूक्लियस के पॉजिट्रॉन को जाके हिट करता है, उसको टकराता है। जब दोनों की टक्कर होगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर बन जाएगा फोटोन। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, फोटोन बन जाते हैं। तो फोटोन जब टक्करें होती हैं, दो एटम, किसी एक एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन आया बाहर से और उसने उस एटम के न्यूक्लियस को हिट किया, उस एटम के न्यूक्लियस, हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन की उस एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उससे भी टक्कर हो जाए, संभावना ये भी रह सकती है। लेकिन बाई चांस वो उस एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे नहीं टकराया, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और वो कहाँ टकराया बेटा, उस एटम के न्यूक्लियस में जाकर टकरा गया जिसके अंदर क्या, पॉजिट्रॉन है। और जब वो पॉजिट्रॉन से टकराएगा तो वो उस दोनों की टक्कर से वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक नया पार्टिकल बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, फोटोन। तो वो पार्टिकल कहाँ बनेगा, वो पार्टिकल हमारा बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। पॉजिट्रॉन कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन एट लो एनर्जी पर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, चार पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है, बीटा पार्टिकल किसके फॉर्म में निकलते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलेंगे या पॉजिट्रॉन के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। पॉजिट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। पॉजिट्रॉन कैसे अब पॉजिट्रॉन का काम समझिए, एक फोटोन पार्टिकल और बनता है जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसको, पॉजिट्रॉन को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लो एनर्जी पर, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, फोटोन बन जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अल्फा रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पार्टिकल का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वेव की बात हो रही है, ठीक है ना।
अल्फा रेडिएशन का मतलब क्या है, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में से कुछ हमारी क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं, कुछ हमारा रेडिएशन निकलता है, और किसके फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, वेव के फॉर्म में निकलता है, उसको क्या कह देते हैं, अल्फा रेडिएशन कह देते हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पर, जिस तरीके से एक्स रेज होती हैं हमारी, वो भी खतरनाक होती हैं। एक्स रेज, जिस तरीके से एक्स रेज को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को, और बेटा किसको, अल्फा रेडिएशन को, ठीक है ना, सॉरी गामा रेडिएशन को। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स रेज को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स रेज को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इन तीनों को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। बाद में पॉसिबल भी हुआ, उस समय इम्पॉसिबल था, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए बात को, यहां पर ये तीनों ही अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन, ये तीनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं तीनों, ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। देखिए हमने आपको अभी तक क्या समझाया, हमने आपको बताया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की किसने डिस्कवरी की, रेडियो एक्टिविटी की किसने डिस्कवरी की, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे कौन कौन से थे, दो, जिनकी क्यूरी ने और पियरे ने हमारी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, वेक्यूरेल ने की थी। ये बात यहाँ पर पता चल गई। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से क्या क्या निकलता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, बात क्लियर। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा ये जो गामा रेडिएशन है वो किसके फॉर्म में निकलता है, ये निकलता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेव्स जो निकलती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। समझिए जो गामा रेडिएशन होता है, ठीक है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये पार्टिकल से नहीं बनी हुई है, वेव से बनी हुई है। और वेव की इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मैं फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये बताने वाला बहुत ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा जब आपको, ठीक है ना। अब कुछ बातें हैं जिनको आप याद रखिए। अल्फा पार्टिकल प्रोटेक्टेड बाई सिंगल सीट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे इनसे बचें कैसे भाई। अगर अल्फा पार्टिकल किसी सब्सटेंस में से निकल रहे हैं, या बीटा पार्टिकल किसी सब्सटेंस में से निकल रहे हैं, या अल्फा बीटा गामा रेडिएशन किसी सब्सटेंस में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकले, उससे बचा कैसे जाए, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। अब इनसे कैसे बचा जाए इसको समझिए। देखिए अल्फा पार्टिकल से बचने के लिए तो नॉर्मल एक हमारी क्या हो सकती है बेटा, एक सिंगल सीट ऑफ पेपर की आप सीट अपने आगे लगा दीजिए, उससे आप बच जाएंगे, बात क्लियर। और ये जो हमारे बीटा पार्टिकल होते हैं इनसे कैसे बचा जाएगा, एल्युमिनियम की प्लेट से, थिन प्लेट ऑफ एल्युमिनियम की आप प्लेट लगा दीजिए, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से गामा रेडिएशन जो है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। गामा रेडिएशन जो कि वेव के फॉर्म में चलती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर निकलने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी जल्दी वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसको कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी इतनी सी बात समझिए, इसको डिटेल में आपको बताएंगे, बात क्लियर। अच्छा इससे कैसे बचा जाएगा, बीटा पार्टिकल से बच गए हम लोग, कैसे, एल्युमिनियम की प्लेट से, थिन एल्युमिनियम की प्लेट से। जो गामा रेडिएशन है इससे किससे बचा जाएगा बेटा, लेड ब्लॉक, कंक्रीट जो पत्थर, ईंट पत्थर होते हैं उससे हम बच सकते हैं, आगे कंक्रीटाइजेशन कर लें उससे हम बच सकते हैं। और हम किससे बच सकते हैं बेटा, और वाटर से बच सकते हैं, पानी, ठीक है ना। पानी में होकर ये कभी भी ट्रेवल नहीं करती हैं, पानी को ये क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। ये गामा रेडिएशन पानी को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ये कभी भी क्या है बेटा, कंक्रीट को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती हैं, और ये वाटर को भी कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं, और ये कभी लेड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेड जो होता है ना, लेड, उसको भी ये कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम समझेंगे, इतनी बात आप लोग समझ के चलिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अल्फा पार्टिकल से हम कैसे बचेंगे, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल से हम कैसे बचेंगे, एल्युमिनियम से, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से हम कैसे बचेंगे, आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट का यूज़ कर लीजिए, वाटर का यूज़ कर लीजिए, लेड का यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। इन सभी के यूज़ से हम इनसे बच सकते हैं। तो पेपर में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का। अब देखिए स्कूल के बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
हमने क्या पढ़ा, एक बार समझ लीजिए। हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाला जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा रेडिएशन निकलते हैं। इनसे कैसे कैसे बचा जाएगा ये हमने समझ लिया, ठीक है ना। उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट एक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। देखिए अब हमारे पास आजकल डिजिटल कैमरास आ रहे हैं। आजकल जो हमारे कैमरा आ रहे हैं जिससे हम लोग अपनी फ़ोटो लेते हैं, जो भी हमारे आजकल कैमराज आ रहे हैं वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। उनके अंदर हाई टेक्नोलॉजी लगी हुई है। लेकिन आउटडेटेड जो कैमरा हुआ करते थे, आउटडेटेड जो पुराने हो चुके हैं, पुराने ज़माने में जो कैमरे आते थे उनके अंदर रील हुआ करती थी, ठीक है ना। शायद आपके यहाँ कभी कोई कैमरा पड़ा हो पुराना, तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते थे। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है ना, उस पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा फोटोग्राफिक प्लेट से, समझिए यहां से, फोटोग्राफिक प्लेट अब ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, अगर इससे कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा। अब यहां चार्ज पार्टिकल का मतलब समझ लो आप लोग, चार्ज पार्टिकल, अगर यहां चार्ज पार्टिकल कोई भी टकराए, चार्ज पार्टिकल क्या होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। अभी न्यूट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये सब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चार्ज पार्टिकल का मतलब यही नहीं है कि उस पर चार्ज होना चाहिए। अगर कोई भी m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। और मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, p से। और अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर मोमेंटम है ठीक है ना, तो उसके अंदर चार्ज है, ठीक है ना, सॉरी एनर्जी है उसके अंदर। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, सॉरी एक मिनट ध्यान देंगे, चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एनर्जेटिकल पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल अगर बोलेंगे तो उस पर तो क्या है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई। और एनर्जेटिकल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, एनर्जेटिकल पार्टिकल में सारी एनर्जी की बात हो गई। एनर्जेटिकल पार्टिकल का मतलब ये, कोई m मास का पार्टिकल अगर b वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम आ गया। और अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर मोमेंटम है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना, वो एनर्जेटिकल पार्टिकल है। अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है बिल्कुल एकदम एक जगह, तो एनर्जेटिकल इंसान नहीं है वो। अगर वो दौड़ रहा है तो कह सकते हैं वो एनर्जेटिकल है, उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। तो समझिए चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इस पर चार्ज होता है। और एनर्जेटिकल पार्टिकल क्या है, m मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो वो एनर्जेटिकल पार्टिकल है। तो एनर्जेटिकल पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। न्यूट्रॉन के अंदर मास होगा, m मास होगा, और v वेलोसिटी से चलेगा तो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, एनर्जेटिकल पार्टिकल हो जाएगा। इधर हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल तो है ही है। अगर इलेक्ट्रॉन m मास का है और v वेलोसिटी चलता है तो एनर्जेटिकल पार्टिकल, वो भी एनर्जेटिकल पार्टिकल हो गया। यानी कि चार्ज पार्टिकल के साथ साथ वो एनर्जेटिकल पार्टिकल भी हो गया। इसी प्रकार प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही, अगर b वेलोसिटी से m मास का ये प्रोटॉन अगर चलना स्टार्ट कर देगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, मोमेंटम, तो वो क्या, एनर्जेटिकल पार्टिकल हो गया। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल जो है प्रोटॉन, वो एनर्जेटिकल पार्टिकल भी हो गया अगर वो चलने लग गया तो, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट से जब कोई एनर्जेटिकल पार्टिकल टकराता है, हम ये ना बोले चार्ज पार्टिकल, हम बोले एनर्जेटिकल पार्टिकल टकराता है। कोई भी एनर्जेटिकल पार्टिकल टकराता है, एनर्जेटिकल पार्टिकल का मतलब मैंने आपको बता दिया, m मास का कोई पार्टिकल जब b वेलोसिटी चलता है। और जब एनर्जेटिकल पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट से टकराता है और जिस पॉइंट पर जाकर टकराता है वहाँ पर डार्क स्पॉट हमको दिखाई देते हैं। वहाँ पर क्या दिखाई देता है, डार्क स्पॉट, ठीक है ना। याद रखिए, व्हेन एनी एनर्जेटिकल पार्टिकल स्ट्राइक एट द पॉइंट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट देन डार्क स्पॉट प्रोड्यूस एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर डार्क स्पॉट हमको दिखाई देता है। इतनी बात आप समझ जाइए कि किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट से कोई एनर्जेटिकल पार्टिकल टकराएगा और जिस जगह टकराएगा उस जगह हमको क्या है, डार्क स्पॉट दिखाई देगा। बात क्लियर, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो फोटोग्राफिक प्लेट को मुझे इतना ही समझाना था, अब समझिए। अब हम लोग अपने यहाँ पर क्या करते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा सा 1 मिनट मेरी बात को समझिए ध्यान से। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली थी। हम लोग बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं आज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? ये की थी गोल्डस्टीन ने। ये गोल्डस्टीन ने की थी। बात क्लियर? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन उस समय ये सारी चीजें देख रहा था। अब कैसे की थी? एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट बाय गोल्डस्टीन। एक्सपेरिमेंट बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और क्यों एक्सपेरिमेंट किया था, क्या मकसद था उस एक्सपेरिमेंट को करने का, बात को समझेंगे आप लोग। साफ साफ हेडिंग डली हुई है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। देखिए गोल्डस्टीन उस समय देख रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, क्या एक्सपेरिमेंट हुए, उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसको ये देख चुका था। गोल्डस्टीन ये भी देख चुका था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो भी देख चुका था गोल्डस्टीन। अब इन सारी चीज़ों को ये देख चुका था। उसके बाद एक बात और ये देख रहा था कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसी कोई चीज़ भी हमको मिल गई है, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसी चीज़ भी हमको मिल गई है, जिसमें से क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी के बारे में वो देख रहा था कि भाई रेडियो एक्टिविटी जैसी भी कोई एक फिनोमेना होती है, ठीक है, इसको भी देख रहा था वो। और वो ये भी देख रहा था कि भाई जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनमें से ये जो अल्फा, बीटा और गामा, ये जो रेज निकलती हैं ये काफ़ी हार्मफुल रेज होते हैं, ठीक है ना, ये काफ़ी हार्मफुल रेज होते हैं। इनको आप लोग समझेंगे। देखिए एक बात याद रखें आप लोग यहाँ पर, जैसे अल्फा रेज और बीटा रेज जो होते हैं ना, बीटा पार्टिकल बोन मैरो को हमारे क्या, अब मैं इन चीज़ों को बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है ना, इनके क्या नुकसान होते हैं। इतना समझिए, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर ये हमारी स्किन से जाके टकराएंगे। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन अगर हमारी स्किन से टकराएंगे, हमारी बॉडी से टकराएंगे, तो उससे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं। अब वो बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं वो मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में आपको ढंग से समझाऊंगा। अभी बस इतनी बात समझ लीजिए। कुल मिला के ये है कि ये पार्टिकल अगर हमारी बॉडी से जाके हिट कर गए, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर गए, हमारी बॉडी के अंदर अगर चले गए, तो मान लीजिए बायोलॉजिकल लॉस हमको बहुत ज़्यादा होगा। क्या क्या होगा मैं आपको यहाँ पर सब बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये सब कुछ कौन दिख रहा था बेटा? इसको दिख रहा था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अब सपोज कोई एक ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई अननोन पर्सन है और उसको नहीं मालूम कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कंटिन्यूसली क्या निकल रही है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन निकल रहे हैं। अब वो बेचारा, वो तो साइंटिस्ट है नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो उसके पास कैसे भी चला गया धोखे से। अब धोखे से चला गया तो उसमें से निकलने वाली जो रेज हैं वो उसके शरीर में अंदर चली गई, उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कैंसर तक हो जाता है, स्किन कैंसर तक हो जाता है, वॉन मैरो जो होता है, ठीक है ना, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि अल्फा पार्टिकल से क्या होता है, बीटा से क्या होता है और गामा रेडिएशन से क्या होता है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। बोले इस तरीके से तो लोग मरने लग जाएंगे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गोल्डस्टीन से। बोले इससे बचा कैसे जाए? ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, गामा रेडिएशन जो निकल रहे हैं, इनसे आखिरकार बचा कैसे जाए, ठीक है ना। एक आम आदमी है, कैसे बचा जाए इनसे, कैसे बच पाएगा वो? कुछ तो कुछ निकाला जाएगा इनके लिए। तो जैसा कि ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बात को, उसने कई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए और उनके एक्सपेरिमेंट से ही ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल से हम बच सकते हैं एक नॉर्मल, किससे बेटा? एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर की शीट से बच सकते हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल से हम किससे बच सकते हैं? प्लेटिनम की प्लेट से बच सकते हैं। और जो गामा रेडिएशन है उससे किससे बच सकते हैं? वाटर से, कंक्रीट से, लेड से बच सकते हैं। ये सब खोज किसने की बेटा? ये डिस्कवरी किसने की? ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन यही सोचने लग गया कि भाई इनसे कैसे बचा जाए, इनसे निकलने वाले जो हार्मफुल रेज हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, उनसे कैसे बचा जाए। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने लग गया। एक्सपेरिमेंट बाय गोल्डस्टीन, एक्सपेरिमेंट हेल्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा था? बचने के लिए। किससे बचने के लिए? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन से ये जो हमारे गामा रेडिएशन से निकल रहे हैं, इनसे होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट हैं
उनसे बचने की वो कोशिश करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और ये कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं, ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं कि जिनसे हम जिनकी हेल्प लेकर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन से हम बच सकें। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको वो क्रॉस ना कर पाए। कौन क्रॉस ना कर पाए बेटा? जिनको कौन क्रॉस ना कर पाए? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन उनको क्रॉस ना कर पाए। तो वो अलग अलग मटेरियल का यूज़ कर रहा था। अब उसने क्या किया, एक सेटअप बनाया। देखो उसने क्या किया, और अचानक तुक्के में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसने क्या किया, एक लेड ब्लॉक लिया, लेड का एक ब्लॉक लिया, ये लेड का एक ब्लॉक लिया, और उसके अंदर उसने क्या भर दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भर दिया, ठीक है। और उसके जस्ट सामने उसने क्या लगा दिया, अलग अलग टाइप की प्लेट उसने लगाना स्टार्ट की। सबसे पहले उसने क्या लगाई थी बेटा, सबसे पहले उसने लगाई एल्युमिनियम की प्लेट। मतलब ये पक्की बात थी ना कि एल्युमिनियम की प्लेट भी तो लगाई गई थी, किससे बचने के लिए, बीटा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना वो भी हार्मफुल होते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई देते हैं, उनसे बचने के लिए जो मटेरियल प्लेट लगाई गई थी वो क्या थी, एल्युमिनियम, ठीक है ना। ये किसने लगाई थी बेटा, गोल्ड स्टैंड ने। तो एक प्लेट लगाई। अब वो ये देख रहा था कि भाई इससे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। अब उसने क्या किया, ये हमने क्या ले लिया, उसने एक लेड का ब्लॉक ले लिया, लेड ब्लॉक, लेड ब्लॉक, लेड ब्लॉक, और इसके अंदर क्या भर दिया इसने, ये भर दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और उसके आगे क्या लगा दी उसने, मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट, सॉरी मेटेलिक प्लेट, क्या लगा दिया उसने, मेटेलिक प्लेट लगा दी। उसके आगे उसने क्या लगाया, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को, यहां पर यहां उसने, सॉरी जस्ट आगे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी इस तरीके से। ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, इसको बोला फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, ये उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अब समझना वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक लेड ब्लॉक लिया, आप जानते हैं लेड ब्लॉक के अंदर उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। लेड ब्लॉक जो कि प्रोटेक्ट करता है, लेड ब्लॉक में से ना तो अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, लेड ब्लॉक को ना बीटा पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, और लेड ब्लॉक को ना गामा रेडिएशन क्रॉस कर सकते हैं। और उस लेड का जो ब्लॉक है उसके बीचों बीच उसने एक होल कर दिया, और बाहर की तरफ उसने एक छेद कर दिया पतला सा। ये छेद क्यों किया कि इधर उधर से तो हमारे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस नहीं निकल पाएंगे, लेकिन यहाँ से जिस जगह होल है वहाँ से अगर ये, अब देखिए सुनिए, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, देखिए कैसे हो सकते हैं, अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना, बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना, और हमारा क्या होगा, गामा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना। अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या, ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है ना। बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है ना। और गामा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, जिसमें से क्या निकलती हैं, गामा रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के होंगे। तो उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब देखिए उसने क्या किया, कुछ भी लिया उसने, सपोज यहाँ पर अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मान लो ले लिया, या बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, ये ले लिया उसने, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उसको ये बताता कि यहाँ से कुछ पार्टिकल निकलेंगे, और ये पार्टिकल निकलेंगे, और अगर इसको इसके बीच में इसके आगे हमने क्या लगा दी, एक मेटेलिक प्लेट लगा दी। उसने अलग अलग मेटेलिक प्लेट लगा के यहाँ पर देखी। अब ये मेटेलिक प्लेट यहाँ पर लगाई उसने, किसके बीच में लगाई, लेड ब्लॉक और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में उसने मेटेलिक प्लेट लगा दी। इसको लगाने का क्या रीज़न था,
उसने कहा अगर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है ना, और अगर ये मेटेलिक प्लेट यहाँ से हटा ली जाए तो ये अल्फा पार्टिकल जो है, सॉरी जो भी हमारे पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, वो डायरेक्ट जाके हिट करेंगे इस फोटोग्राफिक प्लेट से, और जिस पॉइंट पर जाके हिट करेंगे तो वहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। बात क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, बीच में कोई मेटेलिक, अलग अलग मेटेलिक प्लेट लगा के देखूंगा, और ये सीधी सी बात है, जब मेटेलिक प्लेट लगेगी तो ये पार्टिकल इस मेटेलिक प्लेट को हिट करेंगे, और अगर इस मेटेलिक प्लेट को लगाने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर सामने अगर कोई भी हमको ब्लैक स्पॉट नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ निश्चित तौर पर यह बात क्लियर हो गई कि ये जो मेटेलिक प्लेट है वो कामयाब हो गई। किसमें कामयाब हो गई? यहाँ से जो निकलने वाले पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल को रोकने में वो क्या हो गई बेटा, कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई। ठीक है ना। उसने ऐसा ही किया, उसने यहाँ पर मेटेलिक प्लेट लगाई, मेटेलिक प्लेट लगाने के बाद इसको यहाँ से ओपन किया, और ओपन करने के बाद वो क्या देखता है, वो ये देखता है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लग गए। वो बड़ा चक्कर में पड़ गया। उसने कहा ये क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट लगाई है और ये मेटेलिक प्लेट के अंदर एटम्स होंगे डेफिनेटली, और एटम्स होंगे। अब अभी तक उसको ये पता था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, अभी न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट उसको पता ही नहीं था, और उसको ये भी नहीं पता था कि एटम के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, एग्जैक्टली प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं। अभी तो हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे एटम का मॉडल कैसा होता है। मॉडल का मतलब क्या है, एग्जैक्टली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं। अब समझिए जरा यहाँ पर। उसने कहा ये क्या हुआ, मैंने मेटेलिक प्लेट लगा दी, मेटेलिक प्लेट लगाने के बाद भी जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक स्पॉट अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर चार्ज पार्टिकल टकरा रहे हैं, एनर्जेटिकल पार्टिकल टकरा रहे हैं। और ये एनर्जेटिकल पार्टिकल, सीधी सी बात है, ये पार्टिकल क्या यही पार्टिकल हैं। उसने सोचा कि जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके निकलने वाले जो पार्टिकल हैं, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो बीटा पार्टिकल हो, क्या वो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इस ये मेटेलिक प्लेट उसको क्रॉस कर गए। उसने कहा क्या इसको क्रॉस कर गए, मतलब ऐसा हुआ कि ये जो हमारी मेटेलिक प्लेट है क्या उनको रोक नहीं पाई। अगर ये इसको क्रॉस कर गए, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इस मेटेलिक प्लेट को क्रॉस करके अगर हिट कर गए, अगर यहाँ हिट करते हैं किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मेटेलिक प्लेट के बीच में जगह खाली है, ठीक है ना, एटम के बीच में जगह खाली है, वो क्रॉस कर गए। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, बोले कि ये एग्जैक्टली जो पार्टिकल यहाँ पर हिट कर रहे हैं क्या ये वही पार्टिकल हैं, गोल्डस्टीन के दिमाग में ये बात आ रही है, क्या ये वही पार्टिकल हैं जो यहाँ से चल रहे थे, क्या ये वही अल्फा पार्टिकल हैं, क्या ये वही बीटा पार्टिकल हैं जो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से चले थे, क्या वही पार्टिकल यहाँ पर जाकर हिट कर रहे हैं कि कोई और दूसरे प्रकार के पार्टिकल हैं। इसको ये बात तो पता थी कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल वो 4 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, 2 तो हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और 2 हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से, क्योंकि 2 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं, 2 प्रोटॉन की वजह से अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने कहा अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ये बीटा पार्टिकल यहाँ पर आए हैं इसको क्रॉस करके, मेटेलिक प्लेट को क्रॉस करके बीटा पार्टिकल आए तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और बोले अगर ये कोई और तीसरे प्रकार के पार्टिकल हैं जो कि एनर्जेटिकल पार्टिकल हैं, एनर्जेटिकल पार्टिकल जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हिट करता है तो वहाँ ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, अगर ये तीसरे प्रकार के कोई पार्टिकल हैं तो ये पार्टिकल कैसे हैं, इन पर कौन सा चार्ज है। बोले ये पता करना पड़ेगा। अगर ये तीसरे प्रकार के पार्टिकल हैं तो चार्ज तो 2 ही होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब तीसरे प्रकार का कोई पार्टिकल तो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। बोले कि ये तीसरे प्रकार का कोई पार्टिकल तो नहीं है। अब वो असमंजस में था। उसने कहा क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए, ये कैसे पता किया जाए कि यहाँ पर जो पार्टिकल हिट कर रहे हैं वो यहाँ से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल ही हैं या यहाँ से निकलने वाले बीटा पार्टिकल ही हैं या कोई और पार्टिकल है। उसने कहा इसको कैसे पता किया जाए। उसने यहाँ पर सेटअप बनाया। क्या सेटअप बनाया, जरा ध्यान समझेंगे। इस जगह यहाँ उसने इस जगह 2 मेटेलिक प्लेट लगा दी और दोनों मेटेलिक प्लेट को उसने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उसने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव जो हमारा ये छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल जो हुआ है इस पर क्या कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी बस इतना समझ जाओ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जिस प्लेट से जुड़ा हुआ उस पर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अभी बस इतना समझो, मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसने क्या किया, यहाँ से
यहाँ पर जो हमारी मेटेलिक प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसको ये पता था कि यहाँ से पार्टिकल आ रहे होंगे इस तरीके से, और ये पार्टिकल यहाँ स्पॉट बन रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ से कहीं से जा रहे हैं। यहाँ इसने 2 मेटेलिक प्लेट लगा दी, क्या पता करने के लिए कि ये यहाँ से चलने वाला अल्फा पार्टिकल ही है या यहाँ से चलने वाला बीटा पार्टिकल ही है, या कोई तीसरी प्रकार का कोई पार्टिकल है, या कोई तीसरी प्रकार का पार्टिकल है। तीसरी प्रकार का पार्टिकल क्या हो सकता है, ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा, वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। ये पता करने के लिए कि यहाँ पर टकराने वाला जो एनर्जेटिकल पार्टिकल है वो आखिरकार कौन सा पार्टिकल है। अब देखो यहाँ से तो उसको पता था, अगर उसने कहा कि अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उसको पता है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसने बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया तो उसको पता है कि बीटा पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अगर यहाँ टकरा रहा है तो या तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या फिर क्या है, या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, या कोई तीसरी प्रकार का पार्टिकल भी हो सकता है। इसलिए उसने क्या लगाया, यहाँ पर 2 मेटेलिक प्लेट लगा दी, एक ये एक ये। अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। उसने क्या देखा समझिए यहाँ पर। अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कैसा है, अल्फा एक्टिव है, यानी कि उसमें से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब वो क्या देखता है, जरा ध्यान समझिए। अब वो ये देखता है, उसने कहा कि अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं जिन पर क्या है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो ये अल्फा पार्टिकल किधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। और इनका जो रास्ता है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल यूं करके जा रहे थे, अब यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, ये डिविएटेड हो जाएंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे। अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहे, सॉरी अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहे हैं उनका क्या हो जाएगा बेटा, डिविएशन हो जाएगा। क्यों डिविएशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और वो इस तरीके से यहाँ से मुड़ जाएंगे, यूं करके चले जाएंगे इस तरीके से। बात के लिए इनका क्या हो जाएगा, डिविएशन हो जाएगा। और अगर वो यहाँ पर बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेता तो बीटा पार्टिकल अगर जाते हैं जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किधर की तरफ डिविएशन हो जाता है उसका, पॉजिटिवली प्लेट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है हमारी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वो डिविएशन इधर की तरफ हो जाता, ठीक है ना। अब उसने क्या देखा, उसने यहाँ पर अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अब उसको पूरी तरीके से पता था कि अगर अल्फा पार्टिकल यूं करके सीधे जा रहे हैं, इसको क्रॉस करके यहाँ पर जो टकरा रहे हैं, यहाँ जो टक्कर होकर यहाँ जो ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे होंगे तो अल्फा पार्टिकल का डिविएशन होगा तो वो यहाँ चमक दिखाई देनी चाहिए, इधर की तरफ चमक दिखाई देनी चाहिए। बात क्लियर। लेकिन ये उसके बावजूद भी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के बाद भी वो क्या देखता है कि जस्ट सामने ही ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो उसने कहा कि ये पार्टिकल जो यहाँ पर टकरा रहे हैं एनर्जेटिकल पार्टिकल, तो ना तो वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और ना वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अगर निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते तो वो क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे। और अल्फा पार्टिकल कहाँ से आते, अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। और अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते तो डेफिनेटली वो क्या होते, वो होते बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने वाले बीटा पार्टिकल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इस जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्पॉट बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे पार्टिकल है, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं, ये पार्टिकल तो यहाँ से सीधे आ रहे हैं, इन पे तो कोई चार्ज है नहीं बोले। लेकिन आखिरकार ये जो पार्टिकल हैं तो वो कहाँ से आए भाई, अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से चलेंगे या बीटा पार्टिकल यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोई न्यूट्रल पार्टिकल तो चल नहीं रहा भाई। यहाँ पर जो पार्टिकल टकरा रहा है तो वो पार्टिकल क्या है, वो सीधा पार्टिकल आ रहा है, ना तो उसको तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। वो एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है तो ना तो उसको नेगेटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट कर रही है ना उसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। और वो सीधा यहाँ से निकल के यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो एनर्जेटिकल पार्टिकल, उसके अंदर मूवमेंटम है और वह टक्कर मार रहा है, ब्लैक स्पॉट बनना है। यहाँ पर क्या बनना है, ब्लैक स्पॉट बनना है। तो वो चक्कर में पड़ गए। उनका इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसमें से निकलने वाला अल्फा पार्टिकल सीधा यहाँ पर नहीं पहुँच रहा, ठीक है। अगर बीटा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो बीटा पार्टिकल भी यहाँ पर सीधा नहीं पहुँचेगा, इधर नहीं पहुँचेगा, तो इधर तो कुछ और ही पहुँच रहा है। तो ना तो यहाँ अल्फा एक्टिव, ना तो अल्फा पार्टिकल है ना बीटा पार्टिकल है, यहाँ पर तो कुछ और ही पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज होता तो इधर अट्रैक्ट हो जाता वो,
तो वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ये पता चलेगा वो न्यूट्रल पार्टिकल। बोले न्यूट्रल पार्टिकल है तो वो न्यूट्रल पार्टिकल आ कहाँ से रहा है भाई? यहाँ से तो हमारे क्या आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या बीटा पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल तो आ ही नहीं रहे थे, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल कहाँ से आया? तो उसने कहा डेफिनेटली ये अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से चले थे वो हिट किए, टक्कर मारे किसमें, प्लेट में। और प्लेट के अंदर जो हमारा एटम है, तो एटम के अंदर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तीसरे तरीके के पार्टिकल और हैं, ठीक है ना। और वो तीसरे तरीके के पार्टिकल उस एटम में से निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल डेफिनेटली क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। समझिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया तेजी से, उसने हिट किया इस मेटेलिक प्लेट को। ये मेटेलिक प्लेट एटम से बनी हुई है। जब इस मेटेलिक प्लेट के एटम से ये अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल हिट करेंगे, ठीक है ना, तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ तीसरी प्रकार का पार्टिकल भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वो पार्टिकल निकल के भागने लगा इस प्लेट में से और वो सीधे जाकर यहाँ पर टकरा गया। अब चूंकि वो पार्टिकल का डिवीजन नहीं हुआ, उस पार्टिकल का डिवीजन नहीं हुआ, कैसे पता चला डिवीजन नहीं हुआ? अगर डिवीजन होता तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनता या यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनता, तो उसका कोई डिवीजन नहीं हुआ, पार्टिकल यहाँ पर सीधा जाकर टकरा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और ये न्यूट्रल पार्टिकल कहाँ से निकल के आ रहा है? ये जो मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट के अंदर ढेर सारे जो एटम्स हैं, उन एटम्स में से ही वो न्यूट्रल पार्टिकल निकल के आ रहा है। और गोल्डस्टेन ने यहाँ पर एक नई खोज कर दी। गोल्डस्टेन कर क्या रहे थे? गोल्डस्टेन बेचारे काम तो ये कर रहे थे कि किस तरीके से अल्फा पार्टिकल से बचा जाए, किस प्रकार बीटा पार्टिकल से बचा जाए, किस प्रकार गामा रेडिएशन से बचा जाए, उनके बचने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन उससे उन्होंने एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी, और उस नए पार्टिकल का क्या नाम रख दिया गया? न्यूट्रॉन। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भैया सुनो, अभी तक ये बात हो रही थी कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक तीसरा पार्टिकल भी है जिसको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन पार्टिकल भी है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर क्या कर दिया? बता कर दिया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो किसी और के लिए था कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने वाली हार्मफुल रेज होती हैं उनसे बचा जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से उनको एक तीसरे पार्टिकल के बारे में पता चल गया जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। उस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की बेटा? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टेन ने। बात क्लियर? इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो आज हम लोग समझें कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, फोटोग्राफिक प्लेट और डिस्कवरी के बारे में समझा, किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब आज हम इतना ही करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखिए एक बात समझिए मेरी, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। इतना नहीं है जितना बुक में है, सिर्फ उतना ही करा दिया मैंने। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो अगर मैं आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं बताता, रेडियो एक्टिविटी नहीं बताता, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या बात करता, मैं कहता रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो आप कहते रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती हैं, ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हमारा डिटेल में होना चाहिए। ठीक है ना। ये क्लास 9th के बच्चे जो हैं स्कूल वाले, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं बाहर निकल के जाएगा नहीं, पेपर पूरा आपका निकल जाएगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इवन पीसीएस की भी अगर तैयारी कर रहा है, पीसीएस की जो प्री में जो साइंस आती है ना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आपका लेक्चर है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।